हेलो। हाँ जी बच्चों, आज हम बेटे एमकॉम के लिए 2020 का 10 ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। 2020 एमकॉम एंट्रेंस 10 ईयर। गेटिंग माय पॉइंट? ये बेटे 10 ईयर है। इसमें मैं आपके सामने प्रवीण गोयल फ्रॉम एस क्लासेस डिस्कस करने के लिए अकाउंट्स का सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे बच्चे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। तो मैं फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को हटाता हूँ। Here we go. We come to the question number 26 बच्चे। आओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 26। 2020 एमकॉम एंट्रेंस। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस इन्फ्लेशन फीफो मेथड। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है बच्चे। राइजिंग प्राइजेस में ऑप्शन 1 प्रोवाइड लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। तो पहले बेटे हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जरा, प्राइस, राइजिंग प्राइजेस का मतलब 100, 200, 300। ये फीफो मेथड के बारे में पूछ रहा है तो मैंने लिखा फीफो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले सेल हो जाएगा। तो बताना जरा बचेगा कौन सा, लास्ट वाला। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 300 पे करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मोर है। जहां स्टॉक ज्यादा होगा वहां प्रॉफिट क्या रहेगा, ज्यादा। ट्रेडिंग काउंट के कॉन्सेप्ट से, ट्रेडिंग काउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है बेटे, क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड इनकम है, इनकम इंक्रीज हुआ तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। कॉस्ट अगर ज्यादा, प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो कॉस्ट क्या होगी, लेस। तो हमारा आंसर आने वाला है क्लोजिंग स्टॉक मोर, प्रॉफिट मोर, एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न लेस। ऑप्शन ढूंढते हैं। प्रोवाइड लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गलत है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिफरेंस ऑन अ ट्रायल बैलेंस। वो कह रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। पढ़ते हैं जी। फर्स्ट ऑप्शन, इनवाइस ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स डे बुक। हमने एक इनवाइस, एक बिल सेल्स डे बुक में एंट्री नहीं करी, सेल बुक में एंट्री नहीं करी तो उसका इफेक्ट कहीं पर आया ही नहीं। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस ना मैच हो ये कहना गलत है, ट्रायल बैलेंस मैच होगा। तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, इनवाइस ऑफ 1500 एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 15,000। एंट्री 15,000 से हुई तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, इवन तो गलत है बट फिर भी मैच तो होगा। ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट, इनवाइस ऑफ 5,000 एंटर्ड इन द सेल्स बुक नॉट इंक्लूडेड इन द मंथली टोटल। देखो बेटे, सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, हम सेल्स बुक के अंदर एंट्री करते हैं सारी क्रेडिट सेल की। क्रेडिट सेल नेम ऑफ द पार्टी के साथ रिकॉर्ड करते हैं और उस नेम ऑफ द पार्टी का अमाउंट लेकर सेल अकाउंट में उसका टोटल डालते हैं। कैसे, सुनो। ये सेल्स बुक है। अज्यूमिंग ये सेल्स बुक जनवरी की है, हम पार्टी का नाम ए लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे। पार्टी बी अमाउंट, पार्टी सी फिर अमाउंट, उसके दोबारा पार्टी ए को सेल करा तो ए का अमाउंट। पीरियोडिकल बेसिस पे इसका टोटल किया जाता है, वीकली बेसिस पर 10 डेज 20 डेज में इसका टोटल किया जाता है। ये सेल्स बुक बनती है। इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है, पार्टी का नाम अमाउंट, पार्टी का नाम अमाउंट, फिर इसका टोटल किया जाता है 950। फिर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ये टोटल 950 सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाता है
और लिखा जाता है सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर टोटल ऑफ सेल्स बुक फॉर जनवरी, अज्यूमिंग है मंथली बना रहे हैं, तो सेल्स बुक में क्रेडिट हो गया 950 और ये इंडिविजुअल अमाउंट पार्टी के अकाउंट में डेबिट हो जाता है। पार्टी के अकाउंट में क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या करना होगा? पार्टी के अकाउंट में डेबिट डालना पड़ेगा, डेटर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, सी अकाउंट, फिर दोबारा से ए के अकाउंट में, और जो इन सब का टोटल है वो टोटल एक साथ सेल्स अकाउंट में जाता है। अब ये ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? 5000 का इनवॉइस था, सेल्स बुक में एंटर हुआ, इसका मतलब हमने 5000 का अमाउंट पार्टी का नाम लिखा और सेल्स बुक में लिख दिया। पार्टी के अकाउंट में तो 5000 गया होगा, बट नॉट इंक्लूडेड इन द मंथली टोटल। टोटल में हमने उसको इंक्लूड नहीं करा, तो सेल्स अकाउंट में गलती हो गई। सेल्स अकाउंट में क्या हो गई? गलती हो गई। तो एक जगह पार्टी के अकाउंट में डेबिट सही हो गया, बट सेल्स अकाउंट में वो चीज आई नहीं, तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ये फाइनल आंसर है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। क्रेडिट नोट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। क्रेडिट नोट था, हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, सेल्स बुक में एंट्री कर दी तो उसका डेबिट इफेक्ट भी आया और क्रेडिट इफेक्ट भी आया, तो इसकी वजह से तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा। ऐसा नहीं है कि मैच ना हो, तो फाइनल आंसर इज सी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय। हम सिर्फ अभी बेटे एएस की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने ये नॉलेज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंडिया के अंदर की बात हो रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये मैंडेटरी हो या ना हो, ये डिक्लेयर कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करता है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कौन करता है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी भी बोल सकते हैं। तो फाइनल आंसर इज बी। फाइनल आंसर इज बी। क्लियर? आ जाओ जी बेटे, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है इस पेपर का, 2020 एमकॉम एंट्रेंस। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स्ड टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन। बेटे, वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए हमें कितने ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिक्लेयर और अटैच करना पड़ेगा? ये बेसिकली क्वेश्चन ना बीकॉम लेवल का नहीं है, क्योंकि बेटे बीकॉम लेवल पर हम लोगों ने कभी भी लिक्विडेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न। ये हम सीए में चैप्टर पढ़ते हैं लिक्विडेशन, जो हमें कहता है मिनिमम टू मिनिमम 3 इयर्स, मिनिमम टू मिनिमम 3 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें चाहिए होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन। तो इसका फाइनल आंसर सी होगा। 2 इयर्स नहीं बेटे, 3 इयर्स का टाइम पीरियड है, मिनिमम 3 इयर्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन आता है। P&L एप्रोप्रिएशन का काम है नेट प्रॉफिट को अमंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसी अकाउंट में आता है। सैलरी टू पार्टनर, जिसको रेम्यूनरेशन टू पार्टनर बोलते हैं, इस अकाउंट में आता है। रेंट पेड टू पार्टनर इस अकाउंट में नहीं आता। कैन नॉट बी लिखा हुआ है, तो सी फाइनल आंसर होगा। रेंट पेड टू पार्टनर एक्सपेंस होता है बेटे, ये P&L अकाउंट में जाता है। पार्टनरशिप का एक और क्वेश्चन आ गया है इस बार, दैट इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल बाय द फर्म एट द रेट ऑफ।
पार्टनर ने इंटरेस्ट अगर लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे? रूल है 6%। अगर कोई डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, नहीं तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट पे करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बेटे इस पेपर का, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप। रिजर्व कैपिटल बाय द मीनिंग हमें यह पता है कि टोटल कैपिटल का वो पार्ट जो हमने डिक्लेयर करा सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त मंगवाएंगे। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तभी इसको कॉल करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर सी है, इन द इवेंट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज स्टॉक स्प्लिट इज द प्रोसेस ऑफ। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है? देखो जी, अगर एक इक्विटी शेयर है कंपनी का ऑफ 100 ईच, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच में। इसको बोलते हैं एक शेयर को हम डिवाइड कर रहे हैं इन बिटवीन 10 शेयर। कभी भी स्टॉक स्प्लिटिंग में टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंज नहीं होता। 1 शेयर ऑफ 100 ईच, टोटल कैपिटल 100 रुपी की बनी। 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच, टोटल कैपिटल 100 रुपी की बनी। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, 1 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इज इक्वल टू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। यहां पर भी 100 है। इसको बोलते हैं स्टॉक का स्प्लिटिंग होना, स्प्लिट करना। ठीक है जी। स्टॉक स्प्लिटिंग में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते। अगर इसको रिवर्स बोलें कि यहां से हम यहां पर जा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक को कंसोलिडेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते हैं। स्प्लिटिंग में, डिवाइडिंग में नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज होते हैं। टोटल कैपिटल चेंज नहीं होती। तो फर्स्ट आंसर कंसोलिडेशन है, नहीं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते हैं। रिड्यूसिंग द कैपिटल, कैपिटल कभी रिड्यूस नहीं होती। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल, रीस्ट्रक्चर नहीं होता। रीस्ट्रक्चर मतलब कैपिटल में एक चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, कुछ ऐसा नहीं होता। रिड्यूसिंग फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर को रिड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग 1 शेयर और इनटू एक शेयर को 2 या मोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फाइनल आंसर है। हम शेयर की फेस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं डिवाइडिंग द नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर को 2 या 2 से ज्यादा शेयर में डिवाइड करके। ये बिल्कुल सही है जी। हाँ जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, रॉयल्टी रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रॉयल्टी रेवेन्यू होता क्या है ये समझिए। अज्यूमिंग मैंने एक बुक लिख दी है और उस बुक को पब्लिश करने का राइट पब्लिशर को दे दिया है। पब्लिशर और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होगा अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक, जो मेरा राइटिंग मटेरियल है। मैंने एक राइटिंग मटेरियल पब्लिशर को दिया बुक के लिए। पब्लिशर उसका करेगा क्या? उसकी बुक प्रिंट करेगा, मार्केट में सेल करेगा और कुछ रेवेन्यू मेरे साथ शेयर करेगा। तो इस तरीके का रेवेन्यू जो मुझे रिसीव होगा वो रॉयल्टी है। अज्यूमिंग मेरे और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, पब्लिशर को बोला कि एक पर्टिकुलर ईयर में आप इसकी 100 बुक्स बनाएंगे और जैसे ही वो बुक्स बनकर तैयार हो जाएंगी आप मुझे रॉयल्टी दे देंगे। अज्यूमिंग ये एग्रीमेंट इस तरीके का है कि आप एक पर्टिकुलर ईयर में 100 बुक बनाकर सेल करेंगे और जितनी यूनिट सेल होती हैं उसके बेसिस पर मुझे रॉयल्टी पे करेंगे। तो फर्स्ट केस में था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, वो मुझे रॉयल्टी पे करेगा। बुक का प्रोडक्शन हो गया, वो मुझे रॉयल्टी पे करेगा। बुक की सेल हुई दूसरे ऑप्शन में, वो मुझे रॉयल्टी पे करेगा। तो रॉयल्टी की इनकम मैं रिकॉर्ड करूंगा ऑन ड्यू बेसिस। अगर प्रोडक्शन का एग्रीमेंट था तो जैसे ही बुक प्रोड्यूस हुई मुझे अपनी इनकम को रिकॉर्ड करना है। वेदर दैट इनकम इज रिसीव्ड अभी या बाद में, बात अलग है। अगर ये एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बुक सोल्ड है तो जैसे ही बुक सेल होंगी, जैसे ही बुक सेल हो जाएंगी वैसे ही मुझे इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इसका फाइनल आंसर ये है ऑन द अक्रूवल बेसिस, ऑन अक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है ड्यू बेसिस पे मैं रॉयल्टी इनकम को रिकॉर्ड करूं, कैश बेसिस नहीं। ओनली अक्रूवल बेसिस नो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रोपोर्शनेटली नो। फर्स्ट आंसर।
क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 बेटे, इसी पेज पे नीचे है। AS 29 इज एप्लीकेबल टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 की अगर थोड़ी बहुत अगर आपके पास नॉलेज है तो AS 29 प्रोविजन फॉर कंटिजेंट एसेट कंटिजेंट लायबिलिटी पर अप्लाई होता है। तो ऑप्शन चूज करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रोविजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, नो। प्रोविजन फॉर लायबिलिटी एंड चार्जेस हो सकता है। प्रोविजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ कंटिजेंट एसेट, नो। फर्नीचर, नो। तो फाइनल आंसर इज बी। फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंटरेस्ट पेड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का मतलब है कोई भी ऐसा बिजनेस जो लोन से रिलेट कर रहा है, लोन लेना और लोन देना जिसका मेन बिजनेस है। जितने भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका काम ही लोन लेना और लोन देना होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंटरेस्ट ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग आइटम है। बट अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसने जो भी इंटरेस्ट पे करा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सी ऑप्शन फाइनल आंसर है। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 37 बेटे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो जरा समझ लीजिए बेटे। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई अप्रैल 2021 में। एक कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई? अप्रैल 2021 में। इस कंपनी के प्रमोटर ने कोई रनिंग बिजनेस खरीद लिया 3 महीने पहले, जनवरी में बिजनेस परचेज का एग्रीमेंट किया, बट पेमेंट के लिए बोला कि पेमेंट के लिए हमें 2-3 मंथ का टाइम दे दीजिए, सो दैट हम अपनी कंपनी बनाकर उस बिजनेस को फॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर सके। तो बहुत बार ऐसा होता है, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी बनाने से पहले एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लेते हैं। तो रनिंग बिजनेस को परचेज का एग्रीमेंट कब हुआ बेटे? जनवरी में। और कंपनी बनकर तैयार कब हुई? इनकॉर्पोरेट कब हुई? इनकॉर्पोरेट हुई अप्रैल में। तो उस बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट या लॉस हैं आफ्टर द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, परचेज की डेट के बाद इनकॉर्पोरेशन की डेट तक कंपनी को बिलोंग करेंगे। प्रॉफिट है तो भी कंपनी का, लॉस है तब भी कंपनी का। कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है तो इस 2-3-4 मंथ के प्रॉफिट को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेगी। तो मैंने यहां लिखा है, अगर ये प्रॉफिट आता है तो एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कहां क्रेडिट होगा? कैपिटल रिजर्व में। अगर ये लॉस आता है तो एक कैपिटल नेचर का लॉस है, बट इसको डेबिट कहां कर देंगे? गुडविल में। क्लियर? तो ऑप्शन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये फाइनल आंसर। अगर लॉस की बात है तो कहां डेबिट करेंगे? गुडविल। क्वेश्चन नंबर 38 बेटे, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं अभी स्किप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। स्टोर लेजर इज, बेटे स्टोर लेजर ये हमने कहां पढ़ा है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। परपेचुअल सिस्टम में जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एक परचेज का कॉलम होता है, दूसरा सेल का कॉलम होता है, थर्ड कॉलम बैलेंस का होता है। इन कॉलम्स के अंदर 3 सब कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। इसका मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्ड बनाते हो वो इन्वेंट्री की क्वांटिटी और वैल्यू दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो यहां पूछ रहा है स्टोर लेजर इज अ क्वांटिटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल इशूड एंड बैलेंस। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 40 कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉस्टिंग वाले टीचर इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, चिंता मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कॉस्टिंग वाले सर इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चे, ये भी कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कॉस्टिंग वाले सर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पर, Which of the following is not a reason of idle time variance?
आइडल टाइम वेरिएंस बेटे लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में टाइम से रिलेटेड बातें जो हैं वो आइडल टाइम वेरिएंस में आएंगी। टाइम से रिलेटेड बातें, तो मशीन ब्रेकडाउन टाइम से रिलेटेड है, आइडल टाइम वेरिएंस है। इलनेस और इंजरी टू द वर्कर टाइम से रिलेटेड बातें हैं, आइडल टाइम वेरिएंस का पार्ट होगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, टाइम खत्म हो रहा है, इसका भी मटेरियल आइडल टाइम वेरिएंस से रिलेशन है। नॉट अ रीजन पूछा है तो ए ऑप्शन रहेगा। वेज रेट इंक्रीज हो गया तो आइडल टाइम से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 44। A budget which is prepared in a manner to give budgeted cost for any level of activity। कौन सा ऐसा बजट है जो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा? आंसर इज फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट होता है जो एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी पर आप पहले बना देते हो और उस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर आप 2 मिनट में बता सकते हो कॉस्ट क्या हो। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ पा रहे हैं तो ये कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉस्टिंग वाले टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बेटे इस क्वेश्चन को देखो, 2018 मैंने लिखा, 2019 लिखा और इन दोनों के बीच में जो चेंज आया वो एक चेंज का कॉलम बना दिया। हमें सेल गिवन है, फर्स्ट ईयर की सेल है 1 लाख, सेकेंड ईयर की सेल है 4 लाख। हमें प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट ईयर में वो कहता है लॉस हुआ 10,000 का, नेगेटिव डाल दिया। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ 50,000 का। चेंज अगर कैलकुलेट करोगे तो दोनों ईयर के सेल में चेंज आया 3 लाख, प्रॉफिट का चेंज अगर आया तो आया 60,000। वो पीवी रेशो पूछ रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। प्रॉफिट का चेंज 60,000, सेल का चेंज 3 लाख। परसेंटेज आप आराम से कैलकुलेट करोगे 20%। आई थिंक आंसर आता है बी। क्लियर? चलो जी बेटे 10 ईयर डिस्कशन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कोशिश तो करता हूँ डिस्कशन करने की, बट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जा सकता कि हाँ इस तरीके से पीवी रेशो निकलती है। उसके लिए आप हमारा फुल लेक्चर देख सकते हो उस चैप्टर का। इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैन बी डन बाय, कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। देखो जी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट होती है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कभी भी किसी भी तरीके से अपने सेल को इंक्रीज कर सकूं तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में इंक्रीज आएगा। क्वांटिटी ज्यादा बेचने से सेल इंक्रीज होती है, सेल वैल्यू इंक्रीज होती है, बट क्वांटिटी ज्यादा या कम होने से पीवी रेशो में चेंज नहीं आता। सेल प्राइस चेंज होगा तो पीवी रेशो में चेंज आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कभी भी चेंज आता है तो पीवी रेशो में चेंज आएगा, क्योंकि उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन में चेंज आता है। फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ तो पीवी रेशो में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन तक कैलकुलेट होती है। कंट्रीब्यूशन से नीचे होता है फिक्स कॉस्ट। तो पढ़ते हैं इंक्रीजिंग सेल प्राइस। सेल प्राइस को इंक्रीज करा बट नेचुरल पीवी रेशो इंक्रीज होगी, सही है ये। और ऑप्शन देखते हैं इसी के। इंक्रीजिंग इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ तो नहीं जी, पीवी रेशो इंक्रीज नहीं होगी, ये तो डिक्रीज हो जाएगी बच्चे। रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट से भी पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं आता। इंक्रीजिंग इन द सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम बेटे सेल्स की यूनिट ज्यादा या कम सेल करने से, यूनिट ज्यादा या कम बेचने से पीवी रेशो कभी चेंज नहीं होती, पीवी रेशो सेम रहती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। तो ऑप्शन इज ए फाइनल आंसर इसका। आओ जी क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, बजट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी गोल इज नोन एज। लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड कौन सा बजट है, देखते हैं जी। जीरो बेस्ड बजटिंग। बेटे जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है हम एक ऐसा बजट बना रहे हैं जिसमें प्रीवियस डाटा को यूज नहीं करेंगे। अगर अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो हम
यूज कर भी नहीं सकते। मतलब एक ऐसा बजट बनाना जिसके लिए कोई प्रीवियस डाटा नहीं यूज होगा, दैट इज कॉल्ड जीरो बेस बजटिंग। तो ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता। कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को लेकर बनाया जाता है, तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को, लॉन्ग टर्म गोल को लेकर कौन सा बजट बनता है? कैपिटल बजट, बिल्कुल सही है। रोलिंग बजट होता क्या है? अज्यूमिंग आपने 3 मंथ का बजट बना दिया, दैट इज फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। आपने बजट बनाकर तैयार कर दिया जनवरी, फरवरी, मार्च। अज्यूमिंग ये सेल से रिलेटेड बजट है, जनवरी की सेल अवेलेबल है, फरवरी, मार्च। जनवरी आपका एंड हो गया, तो आप क्या करोगे? जनवरी के एंड होते ही यहां पर अप्रैल का सेल बजट बनाओगे, सो दैट फिर दोबारा आपको 3 मंथ का ये बजट नजर आए। तो इस अप्रैल के बजट को बनाना इमीडिएट एट द एंड ऑफ जनवरी, इसको रोलिंग बजट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग बजट। इससे आगे चलो, मोस्ट प्रोबेबली आपका फरवरी एंड आ गया, फरवरी का एंड आ गया, एक्चुअल रिजल्ट आ गया फरवरी का, तो अब आप इमीडिएटली फरवरी एंड पे क्या करोगे? मेगा सेल्स बजट बना दो। तो आपके पास एट एनी पर्टिकुलर टाइम 3 मंथ का सेल्स बजट अवेलेबल है, तो फरवरी खत्म होते ही आगे जाकर आप बजट बना रहे हो, इसको रोल ओवर बजट एंड रोलिंग बजट बोलते हैं। तो ये भी फाइनल आंसर नहीं है। मास्टर बजट आप सब जानते हैं, मास्टर बजट सारे बजट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है, कैश बजट आ जाता है, सब। तो मास्टर बजट भी आंसर नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 49 कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉस्टिंग वाले सर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग सेक्शन। अकाउंटिंग सेक्शन में हम करते क्या है? अकाउंट्स, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंट हो, फाइनेंशियल अकाउंट हो, दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डिस्कस करता हूँ अगर कोई क्वेश्चन है तो। सिर्फ मैंने अभी कॉस्टिंग के क्वेश्चन इस यूनिट में छोड़ दिए हैं, जो 5 से 6 क्वेश्चन कॉस्टिंग के हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो कॉस्टिंग के टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।